न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था आज, और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। जो भी डिसीजन मेकिंग रिलेटेड चैप्टर आप करेंगे और जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग आएगी, और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग जो है, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट कर रहे हैं वह है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस सब्जेक्ट का। और विदाउट मार्जिनल कॉस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग के आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे प्रॉपर तरीके से। अभी तक जो हमने चीज़ें की उसके अंदर हमने बेसिकली कैलकुलेशंस की, जो एक्टिविटीज़ हो चुकी है उनको जज किया, कुछ स्टैंडर्ड की बात की, वेरिएशन की बात की, लेकिन अभी तक हमने न्यू फोरकास्ट की बात खास नहीं की है। अगले 2 चैप्टर, और मतलब ये वाला चैप्टर और अगला चैप्टर, इसी फोरकास्टिंग की बात करेंगे। अभी जो चैप्टर हम करेंगे वो रहेगा मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि हमें बेस देगा जिसके आधार पर हम अगला चैप्टर बजट बना सकेंगे, बजट कर सकेंगे। बजट हमारे को टारगेट सेट करने में असिस्ट करता है। बजट से हमारे टारगेट, हमारे गोल हमारे सामने आ जाते हैं, और उन गोल को सेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग का अच्छा खासा नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग रियलिटी में चेंज इन कॉस्ट को बोलते हैं। ये आपने इकोनॉमिक्स में सीख लिया होगा। जो आपकी एक एडिशनल यूनिट बनती है उसके ऊपर जो आपकी एडिशनल कॉस्ट स्पेंड करते हैं उसे मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। लेकिन इस चैप्टर मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, लेकिन इस चैप्टर को करने के बाद आपका थोड़ा सा नज़रिया जो है वो बदल जाएगा कॉस्टिंग को लेकर, अपनी गोल सेट करने को लेकर, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के जो कंसेप्ट है उसी के ऊपर सीधा सीधा चेंज आ जाएगा। आप अभी तक जिस प्रॉफिट को अपना बेस बनाते थे, जिस प्रॉफिट को अपना गोल सेट करते थे, जिस प्रॉफिट के आधार पर डिसीजन लेते थे, यहाँ पे उस प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस ख़त्म कर दी गई है, कम कर दी गई है, और उसकी जगह यहाँ पे ले लिया एक नई टर्म कंट्रीब्यूशन। रियलिटी में इस चैप्टर को करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉफिट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, जिससे कि हमारे डिसीजन जो है वो सेट होते हैं, जिससे कि हमारे डिसीजन जो है उसके ऊपर हम एक्ट कर पाते हैं, जिससे कि आप रियलिटी में अपने प्रॉफिट के टारगेट को ही सेट कर पाते हैं। अब क्या है ये कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझने के लिए यहाँ पे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें को समझ में आ सके कि हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहता है। एक चीज़, इससे पहले कि मैं ये सारी चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करूँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमारे जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी हम एक्सपेंस करते हैं, उनको केवल 2 कैटेगरी के अंदर ही डिवाइड किया जाता है। मतलब हमारे जितने भी एक्सपेंस इस चैप्टर के अंदर आएंगे उन एक्सपेंस को सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। या तो ये वेरिएबल इन नेचर होंगे और या तो ये फिक्स्ड इन नेचर होंगे। बस 2 ही टाइप के हमारे खर्चे होते हैं। चाहे वो हमारे फैक्ट्री में होने वाला खर्चा है, चाहे वो हमारे ऑफिस में होने वाला खर्चा है, चाहे वो हमारे शोरूम में होने वाला खर्चा है, उन खर्चों की आप सिर्फ 2 ही कैटेगरी बनाएंगे। या तो वो वेरिएबल नेचर के होंगे और या तो वो फिक्स नेचर के होंगे। अगर कोई खर्चा ऐसा जो सेमी वेरिएबल है तो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसमें से वेरिएबल वाला पोर्शन वेरिएबल में डाल देंगे और फिक्स वाला पोर्शन फिक्स में डाल देंगे। लेकिन हमारे खर्चे की केवल 2 ही कैटेगरी होगी। वेरिएबल मतलब चेंज कितना होता है उसके अंदर, और फिक्स माने कितना ऐसा पोर्शन जो कि बदलता नहीं है। तो जितने भी खर्चे आपके प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और उसके एसोसिएशन के कारण वो घटते बढ़ते रहते हैं, उनको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। और जो भी ऐसे खर्चे होते हैं जो चाहे आपका प्रोडक्शन बढ़े चाहे घटे, खर्चा उतने का उतना रहेगा, उसे बोलते हैं हम फिक्स एक्सपेंस। जैसे कि मटेरियल के ऊपर होने वाला खर्चा। अगर आप मटेरियल की बात करें तो जितने ज़्यादा यूनिट आप मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे उतना ज़्यादा मटेरियल आपको परचेज़ करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो मटेरियल एक तरह से वेरिएबल एक्सपेंस है। अगर आप अपने वर्कर को पीस के हिसाब से पैसे देते हैं तो जैसे जैसे ज़्यादा पीस बनते जाएंगे वैसे वैसे वर्कर की वेजेस भी बड़ी होती जाएगी, तो ये वेरिएबल एक्सपेंस है। उसके अलावा आपका पावर, जैसे जैसे मशीनें आप ज़्यादा घंटे चलाएंगे आपका पावर का बिल ज़्यादा जनरेट होगा, तो ये है वेरिएबल एक्सपेंस। फिक्स एक्सपेंस के अंदर जैसे कि आपकी शॉप का रेंट हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया। अब आपकी शॉप का रेंट फिक्स ही रहता है, चाहे आप प्रोडक्शन जो है वो कम करें चाहे ज़्यादा करें, चाहे दुकान पे सेल कम हो चाहे आपकी सेल ज़्यादा हो, आपका जो ये खर्चा है वो फिक्स है। कुछ हमारा परमानेंट स्टाफ होता है जिसकी सैलरी हमारी फिक्स ही होती है, चाहे ग्राहक दुकान पे आए चाहे ग्राहक दुकान पे ना आए, आपको वो सैलरी देनी ही पड़ती है, तो वो हो गया फिक्स एक्सपेंस। तो जो खर्चे आउटपुट लेवल से घटते बढ़ते नहीं है उन्हें बोलते हैं फिक्स एक्सपेंस, उनको हम अलग कर लेंगे। और जो खर्चे प्रोडक्शन के साथ घटते बढ़ते रहते हैं उन्हें बोलेंगे वेरिएबल एक्सपेंस, उन्हें हम अलग कर लेंगे। और यहाँ पर अब मैं समझाने के लिए अपनी तरफ से एक एग्जांपल को यूज़ करूँगा, जिससे कि मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो भी हमारी कैलकुलेशंस होंगी, जो भी हमारे फार्मूले होंगे, जो भी हमारी वर्किंग होगी, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो ठीक से क्लियर हो जाए, वो आपको ठीक से समझ में आए। उसके लिए मैं एग्जाम्पल से यहाँ पर कुछ डेटा डालने वाला हूँ और उसी को मैं यूज़ करूँगा सारे का सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ से एक कंपनी है, उसके अंदर
एक प्रोडक्ट बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है ₹80। 80 रुपये में एक प्रोडक्ट जो बन के तैयार होता है, वेरिएबल कॉस्ट है। एक पीस बनाते हैं तो हमारा 80 रुपये का खर्चा होता है। हम इस प्रोडक्ट को जो सेल करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हो गई, जो इसका सेल प्राइस है ये मान के चलता हूँ ₹100 है। 80 का बनाते हैं, 100 में बेच देते हैं, 20 रुपये बचाते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट अभी नहीं है क्योंकि हमारा कुछ फिक्स खर्चा भी होता है। मैं मान के चलता हूँ उससे हमारा जो फिक्स खर्चा है वो ₹15,000 है। 15,000 रुपये में फ़िक्स खर्च करने पड़ते हैं। इसे आप शॉप का रेंट मान ले या उसके अंदर कुछ परमानेंट स्टाफ है उसकी सैलरी मान ले। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। वेरिएबल एक्सपेंस जो है हमारा वो है ₹80, जो हमारी सेल हो रही है वो हो रही है ₹100 के अंदर, और हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है हमारी ₹15,000। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं यहाँ पे एक टेबल में डालने की कोशिश करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ से हमने बिज़नेस किया और उसके अंदर ये 3 चीज़ें जो आई है उससे हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपकी सेल्स की वैल्यू होगी। सेल्स में से आप जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, इसको हम एक नया नाम देंगे। इसी टर्म को हम नया नाम आज देने वाले हैं, और ये जो नया नाम रहेगा उसे बोलेंगे हम कंट्रीब्यूशन। इसको घटने के बाद जो बच जाएगा उसे बोलेंगे क्या आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। मतलब हमारे खर्चे जो थे 2 पार्ट में डिवाइड होने थे, वेरिएबल और फिक्स में। तो सारे के सारे वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल कॉस्ट घटने के बाद जो बच जाता है उसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आज डिक्लेयर होने वाला है। इसके बाद हमारे पास बचे रह गए आधे एक्सपेंस। आधे एक्सपेंस वेरिएबल थे, आधे एक्सपेंस फिक्स थे, तो अब इसके बाद माइनस कर देंगे हम फिक्स्ड एक्सपेंस या फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो हमारे पास बच जाएगा उसे हम बोलेंगे हमारे पास क्या बचा, प्रॉफिट। तो बस प्रॉफिट पे हम पहुंचेंगे, लेकिन पहले जो हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या हम पहले पहुंचते थे कि पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद ऑफिस कॉस्ट निकालेंगे, वो वाला सिस्टम यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर दिया है। अब हमने खर्चों को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वेरिएबल और फिक्स। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटने के बाद जो बचा उसको हमने एक नया नाम दिया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब है बचत, और इस बचत के बाद हमने उसमें से अपने जो फिक्स एक्सपेंस को माइनस कर दिया, आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा डालता हूँ और यहाँ से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। मैं मान के चलता हूँ, अब जो मेरा एग्जांपल था उस एग्जांपल के अंदर हमने एक पीस जो है वो सेल किया, सिर्फ 1 महीने में सिर्फ एक ही पीस की सेल हुई। ऐसे में हमारे पास जो सेल्स वैल्यू होगी वो होगी ₹100। हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो होगी ₹80। इसका मतलब आपके पास जो बचत हो पाएगी ओनली ₹20 की हो पाएगी। लेकिन आपको किराया तो उतना ही देना पड़ेगा। कितना किराया आपको देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा आपको 15,000 रुपये, और ऐसे में आपको होगा नुकसान, और आपका जो नुकसान होगा वो हो जाएगा 14,980 रुपीज़ का लॉस। ब्रैकेट में होने का मतलब है लॉस। प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक यूनिट बढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक की जगह अगर मैं 2 पीस बेचे होते तो मेरा रिजल्ट क्या होता। अगर 2 पीस बेचे होते तो मेरी सेल 100 रुपये की बजाय 200 रुपये की हुई होती। वेरिएबल कॉस्ट लेकिन क्योंकि आउटपुट के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। मान लो ये मटेरियल है 80 रुपये का, अगर एक पीस पे 80 रुपये का मटेरियल आया तो 2 पीस पे मटेरियल 160 रुपये का आता, और मेरे पास जो बचत है, जहाँ पे 20 रुपये की बचत हुई थी वहाँ पे वो बचत 40 रुपये की हो जाती। लेकिन मेरा किराया जो है वो 15,000 ही रहता, और ऐसे में मेरा नुकसान तो होता, लेकिन पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा नुकसान कम होगा। 20 रुपये क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, मेरा 20 रुपये का नुकसान घट जाता, मेरा नुकसान था 14,960 रुपये का। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 पीस अगर मैं कर दूँ, अगर मैं 3 पीस कर देता हूँ तो मेरी सेल बढ़कर 300 रुपये हो जाएगी। एक पीस से सेल 100 रुपये की, 2 पीस से सेल 200 रुपये की, तो 3 पीस से सेल 300 रुपये की। लेकिन मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। 1 से 80 थे, 2 से 160, तो 3 से 240, और मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 20 रुपये बढ़ के हो जाएगा 60 रुपये। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो मेरी 15,000 ही रहेगी, और ऐसे में मेरा नुकसान तो होगा, लेकिन मेरा नुकसान 20 रुपये घट जाएगा क्योंकि 20 रुपये कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, 14,940 पे पहुंच जाएगा। ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे सेल हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ने लगेगा, लॉस है वो घटने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब जो है मेरा ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो मेरे पास 20-20 रुपये की कमाई आ रही है, ये इतनी आ जाएगी कि मेरे को कभी भी कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो। ऐसा कब होगा? चलो मैं थोड़ी सी इसके अंदर अपनी तरफ से कैलकुलेशन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ ऐसा कब होगा। ऐसा तब होगा जब 750 पीस बिकेंगे। कैसे 750 पीस के पर मैं पहुँचा भी थोड़ी देर डिस्कस करूँगा। तो 750 पीस की मैं यहाँ पे अलग से वैल्यू निकाल लेता हूँ। 750 पीस जब बिकेंगे तो मेरे को कितने पैसे सेल से मिलेंगे? 100 रुपये का एक पीस, तो 750 पीस बिकने से मुझे सेल वैल्यू कलेक्ट होगी 75,000 रुपये, और 80 रुपये एक पीस पे खर्चा हो रहा था, तो 750 पीस बेचने पर मेरा जो खर्चा होगा वो होगा 60,000 रुपये।
और मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन या बचत आएगी वो कितनी आएगी, 15,000 पे आएगी। और मेरी फिक्स रेंट की फिगर भी 15,000 ही है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा। और जैसे ही मैं इससे एक अगली पीस की एग्जांपल में एंट्री डालता हूँ, उससे 751 पीस बिकेंगे, तो आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि क्या होगा। यहाँ पे मेरी सेल्स 100 रुपये बढ़ जाएगी, 75,100 हो जाएगी। मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, मेरी वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपये बढ़ जाएगी, 60,080 रुपये आ जाएगी। मेरा कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा, 20 रुपये की मेरी बचत बढ़ जाएगी, यहाँ पे 15,020 रुपये की मेरी बचत हो जाएगी। और मेरा रेंट जो है वो 15,000 ही रहेगा। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट जो है वो 20 रुपये होगा। एक आखिरी एग्जांपल और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर फार्मूले डिस्कस करना शुरू करूँगा। इसके अंदर अगर मैंने 749 पीसीस बेचे होते, एक पीस कम, प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, इससे अगर एक पीस कम बेचा होता तो क्या होता। मेरी 100 रुपये की सेल घट जाती, 74,900 होती। मेरी 80 रुपये की कॉस्ट घट जाती, मेरी जो कॉस्ट होती वो 59,920 होती। और मेरा कंट्रीब्यूशन होता वो मेरे पास आ जाता 14,980। लेकिन मेरा जो रेंट है वो 15,000 ही होता, और ऐसे में मेरा जो नुकसान हुआ होता वो 20 रुपये का हुआ होता। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि हमारा यहाँ पे जो लॉस में चेंज हुआ है, यहाँ पे देखिए आप 20 रुपये का लॉस आपका कम हो गया। पहले 14,980 था, 14,920 हो गया। और वही 20 रुपये का ये लॉस कम हुआ जितना 20 रुपये का हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। ये जो एक पीस से हमें कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यही कंट्रीब्यूशन हमारे लॉस को कम कर गया। जैसे जैसे हमारे पीस बढ़ रहे हैं, रेंट तो हमारा फिक्स है, लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे देखो फिर आपका 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन इसके बीच में बढ़ गया, और ये 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, और यहाँ पे 20 रुपये का आपका लॉस जो है वो कम हो गया। ये जो 20-20 रुपये का जो कंट्रीब्यूशन है वही हमारे प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। आप चेक कर लीजिए, हर एक पीस बिकने से आपके प्रॉफिट के ऊपर 20 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो गया था, लेकिन जैसे ही आपने एक पीस एक्स्ट्रा बेचा तो ये जो एक पीस का जो कंट्रीब्यूशन, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है, उसी 20 रुपये के रेट से आपका देखो प्रॉफिट जो है वो फ्लो कर रहा है। एक पीस एक्स्ट्रा बेचा, 20 रुपये का प्रॉफिट बढ़ गया। एक पीस कम बेचा, वो 20 रुपये का प्रॉफिट शॉर्ट हो गया, 20 रुपये का हमारा नुकसान हो गया। तो ये जो कंट्रीब्यूशन रियलिटी में यहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे प्रॉफिट के रूप में। लेकिन प्रॉफिट जो यहाँ पे आ रहा है वो रियलिटी में इसी कंट्रीब्यूशन का एक रूप है जो यहाँ पे आ रहा है। ये 20 रुपीज़ की जो बचत हमारी हो रही है वही बाद में प्रॉफिट के रूप में कन्वर्ट हो रही है। और जब तक हम अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएंगे तब तक तो ये लॉस रहेगा। 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से घटता जाएगा लॉस, और जैसे ही हमारी एक बार जो है वो फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, उस पर हर एक एडिशनल पीस के ऊपर आपका 20 रुपये का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमने एक पीस बेचा तो हमारा 20 रुपये का प्रॉफिट बढ़ गया। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 100 पीस बेचूंगा तो 100 पीस पे कितना प्रॉफिट होगा, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मैं अभी बता सकता हूँ। 100 पीस अगर हमने एक्स्ट्रा बेचे तो 100 पीस के पे मेरा प्रॉफिट जो है वो 2,000 रुपये होगा। क्यों? क्योंकि एक पीस का कंट्रीब्यूशन 20 रुपये आ रहा है, तो 100 पीस एडिशनल बेचे, अगर 700 के 50 की बजाय अगर 850 पीस बेचे होते तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 2,000 का होता। और चाहो तो मैं वेरीफाई भी करा सकता हूँ, अगर इवन मैं कहूँ कि 1000 पीस बेचेंगे, 1000 पीस बेचेंगे तो 250 पीस फालतू बिक गए। यहाँ से 250 पीस फालतू बिक गए हमारे 750 के लेवल से। 750 पे हमें ज़ीरो प्रॉफिट हो गया था, तो 250 पीस फालतू बेचेंगे तो 20 रुपये के हिसाब से हमें 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक 1000 पीस का भी यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। 1000 पीस अगर बिकेंगे तो क्या होगा, हमारी सेल्स होगी 1 लाख रुपए की, हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी 80,000 रुपये, हमारे पास बचत आएगी 20,000 रुपये की, लेकिन हमारी फिक्स कॉस्ट तो अभी भी 15,000 ही रहेगी। और देख लीजिए आपका प्रॉफिट जो है बिना कैलकुलेशन के ही हमें पता चल गया था 20 रुपये पर पीस का प्रॉफिट है, तो 250 पीस फालतू बिकने पे हमारा प्रॉफिट 5,000 होगा, और 5,000 प्रॉफिट आ गया। तो इसीलिए कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे हम वेटेज देते हैं, क्योंकि हमारे प्रॉफिट का जजमेंट रियलिटी में प्रॉफिट नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन से तय होता है। और हम अभी तक प्रॉफिट रेशियो के लिए प्रॉफिट को यूज़ करते थे। इस चैप्टर के अंदर प्रॉफिट की रेशियो निकालने के लिए प्रॉफिट को नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन को महत्व दिया जाएगा, कंट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाएगा। अभी तक प्रॉफिट की कैलकुलेशन की रेशियो थी, प्रॉफिट का फार्मूला अगर कोई पूछता था कि प्रॉफिट का रेट बताओ तो हम जवाब देते प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। नहीं, अब यहाँ पर इसको एक नया नाम देते हैं, इस नया फार्मूला देते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा बनने वाला है ये, इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, या फिर पीवी रेशो के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बनने वाला है, क्योंकि ये हमें रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा। और रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो नीचे आ रही है यहाँ से नहीं, बल्कि रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी
कंट्रीब्यूशन के लेवल पे हम डिसाइड करेंगे। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, प्रॉफिट की जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय, कंट्रीब्यूशन जनरेट किससे होता है, सेल्स करने से जनरेट होगा। अगर आप सेल करना बंद कर दें तो आपका ये कंट्रीब्यूशन भी बंद हो जाएगा। ये सेल्स बढ़ रही है तो हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रही है, तो सेल्स से रियलिटी में ये कंट्रीब्यूशन जनरेट हो पा रहा है, इसलिए हमारा फार्मूला रहेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। और परसेंटेज में जवाब पाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका फार्मूला बन जाएगा रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बताने वाला कि कितने परसेंट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है। फार्मूला रहेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर इस फार्मूले को अगर अप्लाई कर दें, आप किसी भी लेवल पे अप्लाई कर दें, चाहे फर्स्ट लेवल पे अप्लाई करें, सेकंड लेवल पे, किसी भी लेवल पे अप्लाई करें, आपको जो जवाब है वो सेम मिलने वाला है। इसकी ये ब्यूटी है कि आप किसी भी लेवल पे अप्लाई करें जवाब सेम मिलेगा। लाइक यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन है 20, यहाँ पे सेल्स है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 20%। कोई कहे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अप्लाई करके दिखाओ, ठीक है। यहाँ पे 60 हमारा कंट्रीब्यूशन है, 300 रुपये की सेल है मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे भी जवाब 20% है। कोई कहता है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अप्लाई करके दिखाओ 750 पीस पे, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन है हमारा 15,000, सेल्स है हमारी 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जवाब वही 20%। कोई कहता है 1000 यूनिट पे अप्लाई करके दिखाओ, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है 20,000, सेल्स हमारी है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो जवाब वही है 20%। तो ये जो फार्मूला है वो किसी भी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, बस कंट्रीब्यूशन और सेल दोनों एक ही लेवल के होने चाहिए। जिसका कंट्रीब्यूशन है उसी की सेल होगी, जिसका कंट्रीब्यूशन उसी की सेल होगी, जिसका कंट्रीब्यूशन उसी की सेल होगी, जिसका कंट्रीब्यूशन उसी की सेल होगी। दोनों चीज़ें एक ही लेवल की होनी चाहिए, फिर आपका फार्मूला आपको जवाब दे देगा और हर जगह से आपका जवाब एक ही मिलने वाला है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करने का लेकिन एक और तरीका भी हो सकता है, कई तरीके हैं, मैं सब तरीक़ों की बात करूँगा। ये हमारा एक तरीका हो गया। इसको कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका हो सकता है, वो है कि आप अगर ध्यान से देखें इस कंट्रीब्यूशन का जो पता आपको चलता है ये यहाँ के डिफरेंस से भी पता चल सकता है। यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए तो जो 20 का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो कौन क्रिएट कर रहा है, ये कंट्रीब्यूशन की वजह से क्रिएशन आ रहा है। नीचे तो फिगर फिक्स है, ऊपर कंट्रीब्यूशन बदला इसलिए नीचे प्रॉफिट बदला, ऊपर कंट्रीब्यूशन बदला इसलिए नीचे प्रॉफिट बदल रहे हैं। तो अगर आप कभी ये जो चेंज है, चेंज अगर आप निकालेंगे तो चेंज जो होगा वो हमेशा आपको किसका मिलेगा, कंट्रीब्यूशन का और सेल का चेंज मिलेगा। तो अगर आप इसमें चेंज इन कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन का चेंज किस में रिफ्लेक्ट हो जाता है, चेंज इन प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होता है। जो भी कंट्रीब्यूशन में चेंज होगा वो हमेशा कहाँ पे इंपैक्ट डालेगा, वो प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालेगा। इसलिए चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स भी करेंगे तब भी आप रियलिटी में वही कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स कर रहे हैं। लाइक आप इन दोनों लेवल के बीच की बात कीजिए, इन दोनों के बीच में देखिए जो चेंज है 20 का है और यहाँ पे चेंज देखिए 100 का है, तो ये 20% है। यहाँ पे भी देखिए चेंज है वो 20 का है तो यहाँ पे चेंज 100 का है, 20%। आप किन्हीं भी दो लेवल के ऊपर आप चेंज निकालेंगे तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन सेल रियलिटी में कंट्रीब्यूशन और सेल को ही इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आपका जवाब फिर से सेम आएगा। आप चेंज इन प्रॉफिट की चेंज इन कंट्रीब्यूशन में लिख सकते हैं, लेकिन हम जब स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन हमने अपनी स्टेटमेंट नहीं इसलिए नजर आया, प्रॉफिट तो उसकी खुद की स्टेटमेंट जो एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा तो उसमें प्रॉफिट तो वही निकाल के दे देगा। इसलिए आपको कंट्रीब्यूशन के चेंज के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं, आप चेंज इन प्रॉफिट को भी चेंज इन कंट्रीब्यूशन की तरह ही ले सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा इसके अंदर और भी तरीके हैं जिससे कि आपकी इसकी कैलकुलेशन जो है इसमें हो सकती है। एक इसके अंदर आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन के बाद हमने इसमें से माइनस किया, ये देखिए कंट्रीब्यूशन के बाद आपने इसमें से माइनस किया, ये जो कंट्रीब्यूशन इसमें से आपने माइनस किया अपनी फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ गया, ये लॉस है फिलहाल। यहाँ पे देखिए अपने पास ये कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पे लास्ट वाले में देखते हैं, ये हमारा था कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन में से आपने क्या माइनस किया, आपने माइनस किया फिक्स कॉस्ट को, इसको माइनस किया तो ये आपके पास बच गया। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वाली वैल्यू आएगी। आप इन दोनों को ऐड करें, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही तो होगा। आप इन दोनों को ऐड करें, 15,000 माइनस का और 14,940 प्लस का, तो आप इस वाली वैल्यू पे आएंगे। हमेशा जब भी आप फिक्स कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को ऐड करते हैं या लॉस को माइनस करते हैं तो आप वापस किस पे पहुंच जाते हैं, आप इसी कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाते हैं। इसलिए इसका एक फार्मूला और मैं लिख सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशन जानने के लिए क्या कर सकते हैं आप, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट नेगेटिव हुआ तो माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है आपकी फिक्स कॉस्ट 15,000, उसमें प्रॉफिट है तो प्लस कर दीजिए, लॉस है तो माइनस कर दीजिए। तो 15,000 की फिक्स कॉस्ट में लॉस है 14,980, जैसे ही 15,000 में इसमें लॉस माइनस करूंगा 20 रुपये पे पहुंच जाऊंगा।
अब यहाँ पे मेरी फिक्स कॉस्ट है 15,000, 15,000 की फिक्स कॉस्ट है। अब मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिला हुआ है, तो 15,000 में प्रॉफिट 20 रुपये ऐड करूँगा तो 15,000 20 पे पहुँच जाऊँगा। सिंपल सा लॉजिक। तो फिक्स कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट ऐड कर दे तो रियलिटी में एक कॉन्ट्रीब्यूशन ही बन जाता है, और कॉन्ट्रीब्यूशन के नीचे सेल्स से डिवाइड करें तो हमारा जवाब मिल जाता है। तो किसी भी लेवल पर ये भी अपना सकते हैं आप। अच्छा, उसके अलावा कुछ मैथमेटिकल रीज़न से कुछ और फार्मूले भी क्रिएट हो जा सकते हैं। ये जो फार्मूले हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये हमारे 3 मेजर फार्मूले हैं जिनसे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट फिर भी मैथमेटिकल रीज़न की वजह से आप ये फार्मूले लिख सकते हैं। जैसे कि 1 माइनस, पहले इसके अंदर एक सिंपल पूरा फार्मूला ही लिख देता हूँ इसके अंदर में, कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट कर गई तो हमने कंट्रीब्यूशन निकाला था ऊपर, आप देखिए सेल्स में से जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको माइनस किया तभी तो कंट्रीब्यूशन आया था। तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 हमारी पीवी रेशियो होगी। और उसके अलावा क्या हो सकता है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप एलसीएम लेंगे तो सेल्स ऊपर जाएगा, 1 जो है इसके साथ सेल्स का जब रिलेशन बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, जब सेल्स यहाँ पे पहुँच जाएगा तो यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये वाले फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बात हमारी वही बन जाएगी। एक जो भी मैंने लिखा वो भी लिख देता हूँ मैं, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन फार्मूले जो लास्ट में 3 फार्मूले लिखे हैं उनकी हमें बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊपर वाले फार्मूले ही हमें जवाब देते हैं, बट इवन देन मैथमेटिकली आप इन फार्मूले से भी वो जवाब पा सकते हैं। तो जब हमारे को कभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इस चैप्टर में निकालनी पड़े तो इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के लिए हम प्रॉफिट को नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन को बेस बनाते हैं, जिससे कि हमारे को हमारे जो भी सवालों के जवाब है मिल पाएंगे। अब इसके साथ ही इसके अंदर नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूले की बात कर लेते हैं। अभी आपने नोटिस किया हो तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एक लेवल यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया कि कौन सी ऐसी स्टेज है जब हमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। ये देखिए, ये वाला लेवल मैंने पता लगाया था 750 यूनिट का, कि कौन सी ऐसी स्टेज है जब मुझे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, और मैंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बता दिया था। रियलिटी में ये जो स्टेज है जब हमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, ये जो स्टेज है, इस स्टेज को एक नया नाम दे रहा था, इसको नाम देते हैं हम BEP। बीपी का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो स्टेज है जब हमें ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। अगर इसके इधर आप जाओगे तो इधर जैसे जैसे जाओगे आपका लॉस आएगा, जैसे बीपी के इधर जाओगे आपके पास प्रॉफिट आएगा, और यहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट है और ना तो यहाँ पे आपको कोई लॉस है। इससे 1 यूनिट पीछे आओगे आपको नुकसान हो जाएगा, और हर एक पीस पे 20 रुपये का नुकसान आपका पीछे बढ़ता चला जाएगा, और इससे 1 पीस आगे बढ़ोगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और हर एक यूनिट से 20 रुपये के रेट से प्रॉफिट आपका बढ़ता चलाएगा। और 20 रुपये कहाँ से डिसाइड हुआ है, 20 रुपये डिसाइड हुआ है यहाँ से। ये जो 20 रुपये का पर यूनिट प्रॉफिट है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, यही प्रॉफिट के रूप में रिफ्लेक्ट होता जा रहा है। 750 पीस के ऊपर नो प्रॉफिट नो लॉस, 1 पीस कम बेचा 20 रुपये का नुकसान, 1 पीस और कम बेचोगे, 2 पीस कम बेचोगे 40 रुपये का नुकसान, 3 पीस कम बेचोगे इससे 60 रुपये का नुकसान, और इधर आगे बढ़ोगे तो 20 रुपये 40 रुपये 60 रुपये, इस हिसाब से आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो मैथमेटिकली ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाता है, क्या है ब्रेक इवन पॉइंट? रियलिटी में सिंपल भाषा में बोलूँ, ब्रेक इवन पॉइंट हम उस स्टेज को बोलते हैं जिस स्टेज में हमारे जो फिक्स कॉस्ट है उसके बराबर हमारी बचत हो जाएगी। जब दोनों फिगर बराबर होती हैं तो हमसे बोलते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि बचत और फिक्स कॉस्ट दोनों आपस में बराबर है। तो जिस स्टेज पर आपकी फिक्स कॉस्ट बराबर हो जाती है आपकी बचत के, मतलब कंट्रीब्यूशन के, उस स्टेज को बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज या फिर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये अब मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। अब इससे रिलेटेड फार्मूला लिखने वाला हूं मैं ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहले वो स्टेज क्या है, व्हेन कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ये वो स्टेज होती है जब हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स कॉस्ट बराबर होते हैं। अब इसे मैथमेटिकली जानने के कुछ तरीके हैं। अगर आप वो क्वांटिटी जानना चाहते हैं जब ये ऐसा होगा तो मैथमेटिकली कैसे जान सकते हैं, उसके लिए आप अपनी जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको
कि जो एक एक यूनिट से आपको जो 20-20 रुपए की बचत हो रही है उससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लाइक इस मेरे एग्जांपल के अंदर मेरी फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है, मेरी फिक्स कॉस्ट इसके अंदर है 15,000 रुपये, और एक यूनिट से मुझे बचत कितनी आ रही है, सिर्फ 20 रुपये एक यूनिट की, क्योंकि आप क्वांटिटी जानते हो, तो सिर्फ एक पीस से आपको कितने की बचत हुई उसको जाननी है, और आपके पास जवाब आएगा 750 यूनिट्स। 750 यूनिट अगर आप बेचते हैं तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और वो चीज़ हमने पहले ही यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। अगर आपको इसकी वैल्यू जाननी है, आपको नहीं क्वांटिटी नहीं जाननी, आपको तो वैल्यू में जवाब चाहिए। सेल्स कितने की होगी, एक तो होता है कितने पीस बेचे जाएंगे, 750 पीस बेचे जाएंगे। एक कोई पूछता भाई 750 पीस नहीं, माल कितने का बेचना पड़ेगा, सिंपल भाषा में तो हम बोल सकते हैं माल कितने का बेचना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को ये जो है किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एक पीस का सेल प्राइस उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सारा काम एक ही साथ अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन और मल्टीप्लाई बाय सेल कर दें, तो ये आपकी बन गई थी यूनिट। इतना करने से आपकी बन गई थी यूनिट। यूनिट को जैसे ही मैंने सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया वो बन जाएगी वैल्यू। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर मैं डालूं तो ये हो जाएगा 15,000 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जवाब आएगा ₹75,000, और चेक करेंगे तो 75,000 ही वैल्यू थी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, मैंने ना एक थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे लिखा था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जबकि यहाँ पे मैंने कंट्रीब्यूशन लिखा पर यूनिट हटा दिया, और यहाँ पे भी सेल लिखा है पर यूनिट हटा दिया। जिस भी फार्मूले में कंट्रीब्यूशन और सेल आ गए और ऊपर नीचे आ गए, उस फार्मूले के अंदर यूनिट से कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 यूनिट का कंट्रीब्यूशन आएगा तो यहाँ पे 2 यूनिट की सेल आएगी, और मैथमेटिक्स कहता है ऊपर नीचे अगर 2 आ रहे हो तो आपस में कट जाते हैं। यहाँ पे अगर 100 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है तो सेल भी 100 यूनिट की बढ़ जाएगी, तो 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए मेरे लिए कंपलसरी नहीं है कि पर यूनिट लूँ। यहाँ पे मैं टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल सेल भी ले सकता हूँ, 100 यूनिट का कंट्रीब्यूशन और 100 यूनिट की सेल भी ले सकता हूँ, 1000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन और 1000 यूनिट की सेल भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये ऊपर नीचे होंगे तो कट जाएंगे, इसलिए मेरे लिए यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि मैं पर यूनिट लूँ। जब भी आप खाली कंट्रीब्यूशन लेंगे इन फार्मूले में वो हमेशा पर यूनिट होगा, जब भी आप सिर्फ सेल लेंगे इन फार्मूले में वो पर यूनिट होगा। लेकिन अगर दोनों को एक साथ ले रहे हैं और ऊपर नीचे ले रहे हैं तो फिर आपके पर यूनिट की रिक्वायरमेंट को होना ज़रूरी नहीं है, फिर कोई भी सेल, किसी भी लेवल की सेल और किसी भी लेवल का कंट्रीब्यूशन आपका चल जाएगा। मैथमेटिक्स यही बोलता है, इसलिए यहाँ पर जब खाली कंट्रीब्यूशन है तो वो पर यूनिट की फॉर्म में ही होना चाहिए, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन और सेल दोनों आ गए तो दोनों का ही पर यूनिट होना कंपलसरी नहीं है, दोनों किसी भी लेवल से निकाले जा सकते हैं और आपको जवाब सेम ही मिलेगा। और एक चीज़ और, मैथमेटिक्स कहता है इन दोनों से एक फार्मूला बनता है। इन दोनों को देखो भी हमने एक फार्मूले के अंदर इस्तेमाल किया था, लेकिन ये तब उल्टे थे। कंट्रीब्यूशन ऊपर था, सेल नीचे था। यहाँ पे सेल ऊपर चला गया, कंट्रीब्यूशन नीचे। तो ये फार्मूला तो है हमारा जाना पहचान, लेकिन उल्टा है। हमारा पीवी रेशो का फार्मूला था वो कंट्रीब्यूशन और सेल से जुड़ा हुआ था, ये सेल और कंट्रीब्यूशन से जुड़ गया। तो मैं इसे पीवी रेशो का 1/2 भी बोल सकता हूँ, और 1/2 सॉरी पीवी रेशो का मतलब 1/पीवी रेशो भी बोल सकता हूँ, और 1/पीवी रेशो का मतलब मैं डिवाइड भी बोल सकता हूँ। तो इससे मैं एक और फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैल्यू से, वैल्यू ही जानने का फार्मूला। ये वैल्यू जानने का और फार्मूला क्या हो सकता है कि अगर मैं फिक्स कॉस्ट को ऊपर रखूँ और इसे डिवाइड कर दूँ पीवी रेशो से। पीवी रेशो से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो कंट्रीब्यूशन ऊपर और सेल नीचे आएगा, और डिवाइड करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, सेल ऊपर और कंट्रीब्यूशन नीचे आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को जवाब मिल जाएगा। लाइक मेरी पीवी रेशो जो 100% निकली हुई है, तो अगर मैं 15,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट को 100% लिखूं, लेकिन क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो 20%, सॉरी पीवी रेशो 20% लिखूं, लेकिन 20% 20/100 नहीं करूंगा, मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 20 नीचे और 100 ऊपर, उल्टा हो जाएगा ना डिवाइड करते वक्त। तो इसलिए मेरा जवाब अभी भी कितना आ जाएगा, जवाब मेरा अभी भी आएगा ₹75,000। तो आपके पास एक और तरीका हो गया वैल्यू निकालने का कि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। अच्छा, और किस तरीके से निकाल सकते हैं, एक आप इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं वैल्यू को निकालने के लिए। अगर आपके पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ BEP आपको ऑलरेडी पता है, तो ऐसे में क्या करें, जब आपको क्वांटिटी ऑलरेडी पता है तो उसे सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि आपको क्वांटिटी पता है तो सेल प्राइस ओनली पर यूनिट लेना ही आपको अलाउड होगा। आप तो कोई भी लेवल की सेल वैल्यू नहीं ले सकते। जब क्वांटिटी आपको पता है तो पर यूनिट सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। लाइक हमारे फार्मूले में 15,000 यूनिट है,
सॉरी 15 नहीं 750 यूनिट है, और 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जवाब इसके अंदर आ जाएगा 75,000 रुपये। अच्छा, अगर आपके पास वैल्यू पहले से अवेलेबल है और आप क्वांटिटी जानना चाहते हैं, आपके पास वैल्यू तो पहले से अवेलेबल है लेकिन आप जानना चाहते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो क्वांटिटी जानने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ बीपी आपको पता ही है, वैल्यू ऑफ बीपी आपको पता है, तो क्या कर दीजिए, आप उसकी क्वांटिटी जानना चाहते हैं, सेल प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। कौन सा सेल्स प्राइस, सेल प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट से कितने पैसे की आपको रिकवरी। लाइक हमारा सेल प्राइस इस समय 75,000 है, वैल्यू ऑफ बीपी, और एक पीस आपका कितने का बिक रहा है, एक पीस बिक रहा है 100 रुपये का, तो आपका जवाब आएगा 750 पीसीस। तो बहुत तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक ही फार्मूले को रूप बदल बदल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसी जैसी सिचुएशन वैसे वैसे फार्मूला निकाल सकते हैं आप इसमें जवाब अपना क्वांटिटी के अंदर दे सकते हैं, आप अपना जवाब इसके अंदर वैल्यू में दे सकते हैं। ये फार्मूले हमें वैल्यू बताते हैं और ऊपर वाला और लास्ट वाला फार्मूला हमें क्वांटिटी के फॉर्म में जवाब दे देते हैं। और एक इसी से रिलेटेड एक और चीज़ होती है, बिल्कुल सेम फार्मूला है उसका भी, और उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं सेल फॉर डिज़ायर प्रॉफिट। सेल फॉर डिज़ायर प्रॉफिट का मतलब होता है अपनी मर्जी का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने की सेल करनी पड़ेगी। पूरा का पूरा फार्मूला ये बिल्कुल सेम रहता है। मैं इसको इसलिए कॉपी कर लेता हूँ, बजाय इसको दोबारा लिखने के मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैं जो है इसके अंदर एक ही चीज़ जो है वो दोबारा से करा रहा हूँ। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और इसे नीचे यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ये फार्मूले मैंने यहाँ ले लिए। अब यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसकी बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सेल फॉर डिज़ायर प्रॉफिट। सेल फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट क्या मतलब है इस बात का। सेल फॉर डिज़ायर प्रॉफिट का मतलब है अपनी मर्जी के मुताबिक प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कितना हमारा टारगेट होगा। मतलब हम फिक्स कॉस्ट के बाद अब कुछ कमाने का भी टारगेट रखे हैं। तो जो आपका डिज़ायर्ड प्रॉफिट है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट, उसके लिए कितने पीस बेचने पड़ेंगे। लाइक मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई मैं इस बिज़नेस से 5,000 रुपये कमाना भी चाहता हूँ। भाई मैंने बिज़नेस जो किया है सिर्फ इसलिए थोड़ी किया कि मुझे नो प्रॉफिट नॉन लॉस हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे को इस बिज़नेस से 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, या फिर मैं कहता हूँ मुझे इस बिज़नेस से 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। तो अगर मेरा प्रॉफिट 10,000 डिज़ायर्ड है तो मुझे कितने की सेल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो सारा फार्मूला सेम रहेगा फिक्स कॉस्ट के साथ, बस ये जो डिज़ायर प्रॉफिट है वो आपका ऐड हो जाएगा। डिज़ायर प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट। और जहाँ पे भी ये जो फिक्स कॉस्ट है बस डिज़ायर प्रॉफिट आपका ऐड होना है। सारा का सारा फार्मूला आपका सेम रहेगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। अभी मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ यहाँ पे अब इसको अप्लाई करके देखते हैं इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पे मान लिया कि मेरे 10,000 रुपये कमाने हैं, तो एक तो मुझे 15,000 रुपये 20-20 रुपये के कंट्रीब्यूशन से कवर करने हैं। अब 10,000 रुपये की कमाई भी तो मुझे करनी है, तो मुझे खाली 15,000 नहीं बल्कि 25,000 रुपये इकट्ठे करने पड़ेंगे ताकि मैं 10,000 का प्रॉफिट कमा सकूं। और ये सारे के सारे पैसे इकट्ठे कहाँ से होंगे, सारे के सारे पैसे इकट्ठे होंगे इस 20 रुपये से। तो मेरा यहाँ पे जवाब हो जाएगा इस समय, अगर मैं देखूँ 25,000 होगी वैल्यू, और 25,000 को मैं डिवाइड करता हूँ 20 से, तो मेरे को जवाब मिल रहा है 1250 यूनिट्स। कि भाई 1250 यूनिट आप बेचो तो आपका प्रॉफिट जो है वो 10,000 पे आएगा। इसे हम वेरीफाई भी करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 15,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट और साथ में 10,000 रुपये कमाई, तो मुझे 20-20 रुपये करके ये कमाना है। और अगर मुझे इसकी सेल्स वैल्यू जाननी है तो कंट्रीब्यूशन से डिवाइड किया, सेल से मल्टीप्लाई किया। जब ये करता हूँ तो मेरे पास जवाब आता है ₹1,25,000। अगर मैं डिवाइड बाय पीवी रेशियो करता, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो वाला फार्मूला, लेकिन फिक्स कॉस्ट अकेली थोड़ी कवर करनी है। फिक्स कॉस्ट के साथ किसको कवर करना है, फिक्स कॉस्ट के साथ कवर करना है वो डिज़ायर प्रॉफिट भी। और अगर मैं इसको उल्टी पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करूँ तब भी जवाब कितना आएगा, 1,25,000। अच्छा, अगर मेरे को क्वांटिटी मिल चुकी है, क्वांटिटी ऑफ, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, क्वांटिटी ऑफ सेल फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेल प्राइस पर यूनिट से। फार्मूला वही है, बस क्वांटिटी बीपी की जगह होगी अब क्वांटिटी सेल फॉर डिज़ायर प्रॉफिट, और वैल्यू ऑफ सेल फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट अगर आपको पता चल चुका है
तो डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट करेंगे तब भी आपको जवाब मिल ही जाएगा। लाइक यहाँ पे हमारी क्वांटिटी थी कितनी, हमारी क्वांटिटी है 1250 और 100 रुपये मुझे प्राइस पता है, तो जवाब कितना आ जाएगा 1,25,000। और यही 1,25,000 से अगर आपको वापस क्वांटिटी जानी है तो सेल प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, जवाब आ जाएगा 1250 यूनिट्स। वेरीफाई करके देखते हैं। इन्होंने हमें रिकमेंड किया कि 1250 पीस बेचे तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो यहाँ पे एक और बना लेते हैं अपना कॉलम। 1250 पीस अगर हम बेचते हैं तो क्या होगा, एक पीस बिकता है 100 रुपये का, तो 1250 पीस बिकेंगे 1,25,000 में। एक पीस की कॉस्ट हमारी होती है 80 रुपये, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1250 कर दो तो मेरी कॉस्ट आ रही है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये माइनस करेंगे हमारे पास बचेंगे 25,000 रुपये। 25,000 में से 10,000 पे 15,000 पे हमारी फ़िक्स कॉस्ट है, और 15,000 पे फ़िक्स कॉस्ट माइनस करने पर हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया 10,000 पे। तो जो फार्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का था बिल्कुल फार्मूला सेम टू सेम है, बस उस फार्मूले को थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, उसके अंदर जितना कमाने का टारगेट है वो ऐड कर लिया। तो फ्यूचर में इस फार्मूले की हेल्प से अपने गोल डिसाइड कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं, वहाँ पे बिजनेसमैन आपको कहता है कि भाई हमें अगले साल के लिए टारगेट सेट करके दो इतना, जिससे कि हम 5 लाख 10 लाख 50 लाख कमा सके, तो आप इस फार्मूले के तरीके से बता सकते हैं कि कितनी परफॉर्मेंस हमें अचीव करनी पड़ेगी, कितनी यूनिट हमें मैन्युफैक्चर या सेल करनी पड़ेगी, जिससे कि जो इनकम है हम जनरेट कर पाएँ। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये जो हमारी गोल सेटिंग है, उसके अंदर हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग बड़ी हमारे को असिस्टेंस करने वाला है। एक और इसके अंदर फार्मूला होता है जिसकी बात अभी हम करेंगे, बाकी हम बातें जो हैं वो हम जैसे जैसे चैप्टर आगे फ्लो करेगा वैसे करेंगे। एक होता है जिसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है लॉस के आगे कितना हम सेफ हैं। लॉस हमारा शुरू होता है ब्रेक इवन पॉइंट से पीछे। सेफ्टी जो है सेफ्टी हमेशा बीईपी के आगे के पीरियड में होती है। ये हमारी सेफ्टी पीरियड होता है सिर्फ, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बीईपी से शुरुआत होती है। तो बीईपी के बाद की सेल को हम सेफ्टी सेल में गिनते हैं। मतलब इस एग्जांपल के हिसाब से जो 750 यूनिट पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचे थे, तो इस नो प्रॉफिट नो लॉस के आगे की सेल को सेफ्टी सेल में गिना जाएगा। तो मतलब जब आप 751 पीस बेचेंगे तो आप बोलेंगे हमारी सेफ्टी 1 पीस की होगी, मतलब एक पीस हम सेफ हो गए, मतलब प्रॉफिट वाले पीरियड को सेफ्टी पीरियड बोला जाता है। और प्रॉफिट वाला पीरियड शुरू होता है ब्रेक इवन के बाद। अगर आप 800 पीस के एग्जांपल में चलेंगे तो बोलेंगे 50 पीसेज आर सेफ्टी पीसेज। क्यों? क्योंकि 50 पीसेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर आएगा, जो कि बीपी के आगे है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको मार्जिन सेफ्टी बताना है, मतलब सिर्फ प्रॉफिट वाले पीरियड की बात करनी है। और अगर कोई पूछे आपसे कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, हम बोलते हैं इसे एक्चुअल सेल माइनस बीईपी लेवल ऑफ सेल्स। अब ये क्वांटिटी अगर लिखें तो क्वांटिटी में जवाब देगा, वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू में जाएगा। तो एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है, जो जिस सेल वैल्यू पे अभी आप हैं उसमें से बीपी वाली सेल्स को माइनस कर दीजिए, जवाब मिल जाएगा। अगर इस समय मैं 800 पीस पे हूँ तो 800 की सेल्स माइनस 750। अगर मैं 1000 की सेल पे तो 1000 सेल्स माइनस 750। अगर मैं 1250 की सेल पे तो 1250 माइनस 750, क्योंकि एग्जाम्पल में हमारा बीपी 750 है। वैल्यू से वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, क्वांटिटी को क्वांटिटी से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ 1 लाख रुपये की सेल हो रही है मेरी, तो 1 लाख रुपये की सेल वैल्यू में बात की है तो बीपी वैल्यू 75,000 थी, 25,000 वैल्यू में सेफ्टी आ जाएगी। अगर इसे फार्मूले से अगर निकाला जाए, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर वैल्यू में जानना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉफिट को ज़रिया बना सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो पहला आपके पास आता है वो बीपी खत्म होने के बाद आता है। तो सीधा प्रॉफिट पे अटैक कीजिए, आप प्रॉफिट उठा लीजिए। प्रॉफिट का मतलब बीपी खत्म हो चुका है, बीपी के 1 यूनिट आगे से ही शुरुआत होगी। और ये प्रॉफिट कहाँ से आता है, ये जो 20-20 रुपये के कॉन्ट्रीब्यूशन से आता है। तो अगर मैं पहले क्वांटिटी के अंदर लिख देता हूँ, इसको क्वांटिटी में जवाब देते हैं पहले। अगर आपको क्वांटिटी में जवाब चाहिए तो क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 1 यूनिट के कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दीजिए, आपको जवाब आ जाएगा। लाइक इसमें एक स्टेज थी जब हमने 5,000 रुपये कमाए थे 1,000 पीस पे, 1,000 पीस पे कमाए थे हमने 5,000 रुपये। हाँ जी, 1,000 पीस पे कमाए थे 5,000। चलिए इसके अंदर जवाब देखते हैं हमारा। अगर मैं इसमें डाल दूँ प्रॉफिट 5,000 रुपये और कंट्रीब्यूशन जो है मेरा पर यूनिट था 20 रुपये, तो 5,000 डिवाइड बाय 20 कर दूँ तो जवाब आ रहा है 250 यूनिट्स। और चेक कर लीजिए, जब आप 1000 पीस बेच रहे हैं, जब आप यहाँ पे 1000 पीस बेच रहे हैं तो इस लेवल से आपकी सेफ्टी 250 पीसेस की ही बनती ना।
250 के ऊपर, सॉरी 750 के 50, 750 के ऊपर जो भी आपने पीसेस बेचे हैं वो सारे सेफ्टी पीसेस में गिने जाएंगे। तो ये आपको पता है कि बीईपी से आप कितना दूर निकले हुए हैं। अगर आप वैल्यू में जानना चाहते हैं, तो यही प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल कर दीजिए। और वही मैंने बोला था, जब भी कंट्रीब्यूशन और सेल दोनों आ जाएंगे तो पर यूनिट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 100 यूनिट होंगे तो ये भी 100 यूनिट की सेल होगी, यहाँ पे 1000 यूनिट की कंट्रीब्यूशन होगा तो ये भी 1000 यूनिट का सेल होगा। तो इसलिए कट जाएंगे, इसलिए हमारे को ज़रूरी नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करें, हम किसी भी लेवल की कंट्रीब्यूशन और किसी भी लेवल की सेल्स ले सकते हैं। और अगर ये दोनों ही आ गए हैं तो ये तो उल्टी पीवी रेशो आ गई है। तो इसका मतलब इसका फार्मूला और भी हो सकता है, इसका फार्मूला हो सकता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि जब सेल्स और कंट्रीब्यूशन दोनों आते हैं एक साथ ऊपर नीचे तो पीवी रेशो बन जाती है, और अगर उल्टे होके सामने आते हैं तो ये उल्टी पीवी रेशो मतलब डिवाइड करने वाली पीवी रेशो बन जाती है। उसके अलावा और इसके अंदर कैसे निकाला जा सकता है आपका ये, उसके अलावा ऊपर फार्मूला लिख दिया एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी। अगर आपके पास क्वांटिटी पता है आपको तो बी निकाल सकते हैं आप। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी में पता है तो आप उसे मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लाइक यहाँ पे हमने 250 पीसीस का हमें पता है कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू में जवाब कितना आएगा, 25,000। यहाँ से भी आपको जवाब 25,000 ही मिल जाएगा। अब यहाँ से भी जवाब आपको 25,000 ही मिल जाएगा। लाइक प्रॉफिट हमारा 5,000 है, उल्टी पीवी रेशो निकाल लीजिए, तब भी जवाब कितना आएगा, 25,000 ही आएगा जवाब। और अगर आपको क्वांटिटी में जानना है, कैसे जान सकते हैं क्वांटिटी में, अगर आपको वैल्यू ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है तो उसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड किससे करेंगे, जब भी अकेला आएगा तो पर यूनिट ही आएगा, सेल प्राइस पर यूनिट। तो अगर आपको वैल्यू पता है, लाइक 25,000 रुपये की वैल्यू हमें पता है, तो अगर हम उसे सेल प्राइस से डिवाइड कर देंगे, सेल प्राइस 100 रुपीज़ है तो जवाब आएगा 250 पीसीस। तो फार्मूला एक ही है, लेकिन फार्मूला जो है उसको डिफरेंट वे में आप यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी जानने के लिए और वैल्यू जानने के लिए। और इन सभी फार्मूलों में एक फार्मूला अपना स्पेशल जो है वो रोल अदा कर रहा है, वो है पीवी रेशो। पीवी रेशो अगर आपको जानते हैं तो आप हर फार्मूले, चाहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना हो, पीवी रेशो से निकाली जा सकती है, प्रॉफिट डिवाइड बाय पी रेशो। अगर आप उसके अलावा इसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट, सॉरी सेल फॉर डिज़ायर प्रॉफिट जानना चाहते हैं, वहाँ पे भी पीवी रेशो का फार्मूला है। अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट जानना चाहते हैं, वहाँ पे भी पीवी रेशो का फार्मूला है। तो पीवी रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फार्मूला बन जाता है कुछ भी निकालना हो। जैसे किसी भी सब्जी में नमक तो डल ही जाता है, हर सब्जी के लिए नमक जरूरी है, वैसे किसी भी फार्मूले के लिए पीवी रेशो अगर हमारे सामने है तो उससे सॉल्यूशन करने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी आसान हो जाता है, और संभावना होती है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेंगे जिस क्वेश्चन में आप पीवी रेशो निकाल चुके हैं। तो जब हम ये क्वेश्चन अब करना शुरू करेंगे तो उसमें पीवी रेशो निकालना हमारा एक मुख्य जो है वो टारगेट या गोल रहेगा। भले ही वो क्वेश्चन में ना पूछे, लेकिन अगर पीवी रेशो तक पहुंच जाते हैं आप तो फिर उसके जो जितने भी सवालों के जवाब है वो देना हमारे लिए आसान होने की संभावना बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने मेन जो फार्मूले हैं वो आपसे डिस्कस कर लिए। कुछ फार्मूले इसमें और आएंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक जो फार्मूले हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला पीवी रेशो का है वो आपको पता होना चाहिए। उसके थ्रू आप ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ऐसी सिचुएशन जब कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा वो, उसके थ्रू फिर आप सेल फॉर डिज़ायर प्रॉफिट, गोल सेट करने का फार्मूला जिसके अंदर आपको फिक्स कॉस्ट के साथ बस प्रॉफिट को ऐड करना है और फार्मूला आपका सेम है वो बन जाता है। और उसके बाद फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बीईपी के लेवल के आगे की सेल्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, उसको जानने के तरीके और फार्मूले हमने डिस्कस कर लिया। तो ये जितने भी फार्मूले सारे के सारे लॉजिक हैं। रियलिटी में आपको किसी भी फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया कि कैसे ये फार्मूले जनरेट हो रहे हैं और कैसे ये इम्पैक्ट हमारे ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करके लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले ये फार्मूले एक बार हमने समझ लिए हैं, अब इसके बेसिस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिर इसकी और फर्दर यूटिलिटी की बात करेंगे।